प्रिय परीक्षार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यह मेरा तीसरा वीडियो लेक्चर है जो पॉलिटिकल साइंस के नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मेरा पहला वीडियो लेक्चर था पॉलिटिकल साइंस में नेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कौन सी पुस्तकें, कौन सी मैगज़ीन, किस तरह की रणनीति अपनाएं ताकि आसानी से पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ और नेट क्लियर किया जा सके। ये मेरा पहला वीडियो था। मेरा दूसरा वीडियो जो है 11 अक्टूबर 2022 को पॉलिटिकल साइंस के नेट के पेपर 2 में जो 100 क्वेश्चन दिए गए थे उनमें से पहले 50 प्रश्नों का व्याख्या सहित हल किया गया था। ये मेरा दूसरा वीडियो था। आज का जो है ये तीसरा वीडियो है जिसमें पॉलिटिकल साइंस के नेट एग्ज़ाम के सेकंड पेपर में जो 51 से लेकर के 100 तक जो इस वीडियो का नेट एग्ज़ाम का दूसरा भाग है उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न जो है वह सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये जो है किसके द्वारा दी गई है? ये जो पुस्तक है यो मियर शेयर के द्वारा जो है लिखी गई है। सेकंड है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये जो है मार्गेंथो के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है। तीसरा है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये वाल्टज के द्वारा लिखी गई है। और चौथा है फ्रॉम वेल्थ टू द पावर, जकारिया के द्वारा। नीचे 2 विकल्प दिए गए हैं, अलग अलग इसमें दिए गए हैं। अगर आपको सबसे इसमें जो सरल पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन है, हेंजे मार्गेंथो की पुस्तक लिखी गई है, राष्ट्रों के मध्य राजनीति। अगर इस पुस्तक का आपको ध्यान हो तो बी का जो है ऑप्शन सीधा जो है 3 आता है। बी का ऑप्शन 3 जो है केवल इसमें है, पहले में। बी का ऑप्शन 3 और कहीं नहीं है। अगर आपको मार्गेंथो की पुस्तक का नाम है तो बाकी सारी पुस्तकें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। ये इस प्रश्न के हल करने का बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल आसानी से हल हो जाता है। अगर किसी एक भी राइटर के बारे में आपको पता है उसकी पुस्तक जो है क्या है, तो ये जो है प्रश्न इसका विकल्प जो है A4 B3 C2 D1 है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हु रोड द बुक द राइज ऑफ द प्लेबियंस, द राइज ऑफ प्लेबियन पुस्तक किसने लिखी? इसमें अमर्त्य सेन दिया गया है, पार्थो चटर्जी, क्रिस्टोफर जेफरलो, संजय कुमार, सुभाष पालेकर। तो द राइज ऑफ द प्लेबियन जो पुस्तक है वो क्रिस्टोफ जेफरलो के द्वारा लिखी गई थी। ये इसका जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किसी संविधान को बनाने की अपेक्षा उसे लागू करना दुरूह होता है, यह कथन किसने दिया? दुरूह का मतलब लागू करना आसान, बनाना जो है आसान है लेकिन लागू करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। इसे विकल्प दिए गए एल डी वाइट, रोनाल्ड रीगन, वुडरो विल्सन, मार्गरेट थैचर। ये विचार जो है वुडरो विल्सन ने दिया था, जिसे जो है पब्लिक एड का जनक कहा जाता है, लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने 14 सूत्री शांति कार्यक्रम भी दिया था। तो वुडरो विल्सन का ये विचार जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया गया है पीटर ड्रकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। ही ऑथर्ड द बुक टाइटल द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव की शीर्षक पुस्तक लिखी, सही है। ही कॉइन्ड द टर्म नॉलेज वर्कर, ज्ञान कार्यकर्ता का पद निर्मित किया, सही है। उन्होंने MBO का पद निर्मित किया यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्शन, ये भी सही है। ही कॉइन्ड द टर्म SMART, ये गलत है, ये उन्होंने कॉइन्ड नहीं किया।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो इसमें नीचे दिया गया है। 33 ये जो है SMART ये उन्होंने निर्मित नहीं किया, बाकी ऊपर वाले तीनों जो है उन्हीं के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट इसमें दिया गया व्हाट इज गवर्नमेंट 2.0, सरकार 2.0 क्या है। इट्स NDA इन इट्स टर्म, यह NDA का दूसरा कार्यकाल है। इट रेफर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज टू एम टू हार्नेस इंटरेक्टिव इंटरनेट टूल टू क्रिएट एन ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। इसका तात्पर्य सरकार की नीतियों से है जिसका उद्देश्य ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म सर्जन करने के लिए अंतःक्रियात्मक इंटरनेट उपकरण यानी युक्तियों का उपयोग करना है। ये विकल्प जो है 2.0 के लिए सही है कि सरकार की उन नीतियों से है जिसके द्वारा जो है ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएटिव किया जाता है। इट रेफर टू मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड, जिसका संबंध मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड आभासी यथार्थ जगत से बिल्कुल गलत है। इट रेफर टू द गवर्नमेंट ऑफ नेशन अमल्ड आफ्टर वर्ल्ड वार 2, ये भी गलत है। तो इसका जो है सही उत्तर ये है। अगला प्रश्न जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में जो है सिद्धांत दी गई है, विचार दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में जो है विचारक का नाम दिया गया है। जैसे कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, ये विचार किसने दिया था, ये मैरी पार्कर फोले ने दिया था। दूसरा इसमें एक्सपेंट्स थ्योरी ऑफ द अथॉरिटी एंड जनरल एंड डिफरेंस, तो ये है, ये विचार जो है चेस्टर आई बर्नार्ड ने दिया था। तीसरा है हायरार्की ऑफ नीड, यानी ज़रूरतों का जो पद सोपान है वो किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। और चौथा है हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, ये जो कंसेप्ट है मोटिवेशन के बारे में ये फ्रेडरिक हजबर्ग ने दिया था। तो इसका जो सही विकल्प है वो है A4 B3 C2 D1, ये इसका जो है सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया विच फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सही ढंग से सुमेलित है। जो करेक्टली मैच है उसके बारे में बताना है। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध USA, ये बिल्कुल सही मैच है। 11 सितंबर के हमले के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने ये प्रयास शुरू कर दिए, आतंकवाद के विरुद्ध अपनी कार्रवाई के लिए प्लानिंग शुरू कर दी थी। दूसरा सामुद्रिक सिल्क मार्ग भारत, ये सही सुमेलित नहीं है। तीसरा जो है विक्टर याकोविच, ये यूक्रेन से रिलेटेड है। ये यूक्रेन के चौथे प्रेसिडेंट थे जिनको 2014 में जो है इस पद से हटाया गया यूरोपियन संघ से उनके लगाव के मुद्दे पर। डी है नियंत्रण रेखा, ये गलत है। भारत और चीन के बीच जो है LAC है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विचारकों को उनके जन्म कर्म के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी किस थिंकर का कब जो है जन्म हुआ। पहला है चेस्टर बर्नार्ड, इनका जन्म जो है 7 नवंबर 1886 को हुआ था, 7 नवंबर 1886। दूसरे MP फोले हैं, इनका जन्म 3 सितंबर 1868, 3/9/1868। तीसरे हेनरी फयोल है, इनका जन्म जो है 29 जुलाई 29/7/1841। और चौथे जो है ड्वाइट वाल्डो है, इनका जन्म
28 सितंबर 1913। तो इसकी जो सही सीक्वेंस है वो जो है CBAD बनती है सही सीक्वेंस। पहले C आएगा 1841 है, उसके बाद 1868 है, फिर 1886 है और फिर जो है 1913। ये इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सही ढंग से सम्मिलित है? करेक्टली मैच्ड है। कौन कौन से है करेक्टली मैच है उसके बारे में बताना है। जैसे सार्क है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, SAARC। ये 1985 में दिसंबर में इसकी स्थापना की गई थी, सार्क की स्थापना। दूसरा इसमें दिया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरसिंहा राव। तीसरा दिया गया है हमारे पड़ोसी देशों की नीति, फर्स्ट नेबरहुड की नीति नरेंद्र मोदी की थी। ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो नीति है नरेंद्र मोदी की, ये 4 दिसंबर 2018 को दी गई थी। A और C जो है सही है। इसमें जो विकल्प दिया गया है वो दिया गया A और C। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत में निम्नलिखित आंदोलनों का सही क्रम क्या है? जैसे भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8/8/1942 को हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है वो अगस्त 1920। तीसरा दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। और चौथा है संपूर्ण क्रांति आंदोलन, ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। ये 5 जून 1974 को किया गया था। तो इस प्रश्न की जो सही सीक्वेंस है वो बनती है, सबसे पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर A आएगा और फिर D आएगा। BCAD ये इस प्रश्न की सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसने असमानता को नैसर्गिक समानता, नेचुरल इनइक्वालिटी यानी प्राकृतिक, और परंपरागत असमानता यानी कन्वेंशनल इनइक्वालिटी जो परंपरा से चली आ रही उसके बारे में बताया है? थॉमस होब्स है, जॉन लॉक है, जे रूसो है, मोंटेस्क्यू है। तो रूसो ने जो है इसको नैसर्गिक समानता और परंपरागत असमानता के रूप में जो है असमानता के जो वेरिएशन बताए हैं, रूसो इसका जो है सही विकल्प है। अगला प्रश्न दिया गया पैरा डिप्लोमेसी यानी अर्ध कूटनीति किसके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति है? इसमें PV नरसिम्हा राव दिया गया है, राजीव गांधी दिया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह दिया गया है, नरेंद्र मोदी दिया गया है। तो डॉक्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है पैरा डिप्लोमेसी अर्ध कूटनीति, जिसे उपराष्ट्रीय कूटनीति भी कहा जाता है, यानी जो संघीय इकाई है जैसे हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, इनके विदेशों के साथ संबंध जो है कैसे मधुर बनाए जाएं, कैसे इनके साथ संबंध निर्धारित किए जाएं। इसमें जैसे श्रीलंका और तमिलनाडु दोनों ही भौगोलिक रूप से सीमित है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो है संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। तो संघ की जो इकाई है उनके विदेशों के साथ कैसे संबंध स्थापित करें, ये जो पैरा डिप्लोमेसी जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसमें हमें जैसे कि फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन ये दिया गया है। तो ये जो है मुंबई से का एक महिला संगठन है जो महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। सहेली जो है वो दिल्ली का एक महिला संगठन है जो महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। स्त्री शक्ति संगठन जो है वो हैदराबाद का नारी संगठन है जो स्त्री के हितों की रक्षा करता है।
विमोचना जो है बेंगलोर का एक स्त्री संगठन है जो स्त्री हितों की रक्षा करता है। तो इस संबंध में ये जो है इसका सही विकल्प जो है दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज आर ऑथर्ड बाय मैक्स वेबर। निम्नलिखित में से मैक्स वेबर की पुस्तक जो है मैक्स वेबर की पुस्तक के बारे में दिया गया है। मैक्स वेबर की ये पुस्तक दी गई है। सूची 1 के साथ 2 का मिलान मैक्स वेबर की पुस्तक। ये पुस्तक दी गई है सूची 1 के 2 के साथ मिलान। नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तकें मैक्स वेबर द्वारा लिखी गई है। इसे मैक्स वेबर की पुस्तक का नाम देना है। इसमें ए दी गई है द थ्योरी ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है मैक्स वेबर द्वारा लिखी गई है। द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ये पुस्तक मैक्स वेबर की नहीं है। तीसरा इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये जो पुस्तक है मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है। द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी जो है मैक्स वेबर के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये जो है ए और सी जो है इसके सही विकल्प है। अगला प्रश्न दिया गया है सूची 1 का 2 के साथ मिलान कीजिए। 1 में सिद्धांत और सहकल्पना दी गई है, दूसरे में विचारक का नाम दिया गया है। जैसे एकात्म मानववाद जो है वो दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय ने ये विचार दिया था। संपूर्ण क्रांति के बारे में आप जानते ही हो कि जयप्रकाश नारायण ने दिया था। उग्र मानवतावाद जो है एम.एन. राय का दिया हुआ है। और आत्मसम्मान आंदोलन जो है पेरियार ने दिया था, जिन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया था, ईश्वरीय अस्तित्व का विरोध किया था और उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। तो इस प्रश्न का जो सही है विकल्प A2, B4, C1 और D जो है 3। सॉरी, इस प्रश्न का जो सही विकल्प दिया गया है A2, B4, C1 और D3 है। अगला प्रश्न दिया गया है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में है, स्टेटमेंट है, दूसरा उसका कारण दिया गया है। इसमें कहा गया कि तुलनात्मक राजनीति के किसी विद्यार्थी को मतदाताओं के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो वोटिंग बिहेवियर के जो फैक्टर उनकी स्टडी करता है। दूसरा, तुलनात्मक राजनीति के किसी विद्यार्थी को समस्त राजनीतिक तंत्र का अध्ययन करना पड़ता है। ये भी बिल्कुल सही है कि हर एंगल से उसकी स्टडी करनी पड़ती है। तो इसमें ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ये विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया निम्नलिखित में किसने समाजवाद को गिरगिट के रूप में व्याख्यायित किया है जो पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदलता है। इसमें C.E.M. जोड, इमाइल, रैमजे म्योर और रगम दिए गए हैं। ये जो विचारक जो है
इसमें दिए गए हैं। तो ये रैमजे मेयर का कथन है कि गिरगिट के अनुसार बदलता है। CM जोड़ ने भी इसी तरह की परिभाषा दी है कि समाजवाद एक जो है टोपी की तरह है, जो इसे पहन लेता है वैसा ही ये दिखाई देता है समाजवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति में एक नव संस्थान भागों के रूप में यौक्तिक पसंद संस्थानवाद के अभिलक्षणों को प्रकट करता है? इसमें यह राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हित आधारित अभिप्रेरणाओं की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। यह सामूहिक क्रिया प्रसूत दुविधा के संकल्प की व्याख्या करता है, सही है। यह हित और संस्थानों के सांस्कृतिक संरचना की व्याख्या करता है, बिल्कुल नहीं। हितों और संस्थानों की कोई कल्चरल स्ट्रक्चर को जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। यह निगमनात्मक उपागम का अनुगमन करता है, ये बिल्कुल सही है। तो A, B और D जो है इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से असत्य हैं? कौन से असत्य हमें बताना है? उन्होंने पूर्ण व्यष्टि और नागरिक स्वतंत्रता गारंटी पर विश्वास किया, सत्य है। उन्होंने ग्राम पंचायतों द्वारा सहकारी कृषि के संचालन पर विश्वास किया, सत्य है। सच्चा राष्ट्रवादी प्राचीन न्यास को निर्मित करना चाहता है, ये सत्य है, ये असत्य है। उनका मानना था स्वराज केवल अधिकार नहीं बल्कि धर्म है, ये भी असत्य है। JP सर्वोदय नेता थे, ये सत्य है। तो इसमें A, B और E जो है सत्य है, जो C और D है वो असत्य है। तो इसका जो विकल्प का सही उत्तर है C और D है, वो जयप्रकाश नारायण के विचार नहीं है, बाकी जो विचार हैं वो JP के हैं। अगला प्रश्न है, शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में भारत सरकार की नीति थी? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, नरसिंह राव और नरेंद्र मोदी। ये जो है शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट जो है वो इंदिरा गांधी की थी, जिसमें जो है पोखरण 1 किया गया था। 1974 में परमाणु विस्फोट किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है? प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है, किसान न्याय योजना जो है वो किसान न्याय योजना जो है वो राजीव गांधी के द्वारा लागू की गई है, वर्तमान समय के द्वारा नहीं, राजीव गांधी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा लागू। मेरी पॉलिसी हाथ मेरे हाथ वर्तमान सरकार द्वारा लागू। तो A, B और D जो है वो इसके सही विकल्प है, A, C और D। सॉरी, ये जो है A, C और D है वो सही विकल्प है। जो B है किसान न्याय योजना वो राजीव गांधी के समय जो है लागू की गई थी, बाकी तीनों वर्तमान सरकार द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक माइकल ऑक्सफोर्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? इसमें एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड लिखी गई है, रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स लिखी गई है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो है उनके द्वारा लिखी नहीं गई, बल्कि ये जो है जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी। इंट्रोडक्शन टू लेवियाथन ये भी उनके द्वारा लिखी गई थी। तो जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड है यह यूके पुस्तक जो है उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी, बाकी जो तीनों पुस्तकें लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 169 निम्नलिखित के उन्मूलन अथवा सर्जन का उपबंध करता है। 169 में जो है राज्य विधान परिषद के बारे में दिया गया है कि राज्य विधान परिषद की स्थापना कैसे की जा सकती है, समाप्ति कैसे की जा सकती है। राज्यसभा की सीटों के बारे में नहीं है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में नहीं है, उपरोक्त के बारे में नहीं है। 169 जो है राज्य विधान परिषद के बारे में है। नेक्स्ट जो है कथन दिया गया है और उसके साथ साथ दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन, जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तियों की क्रियाओं को दो श्रेणी में विभाजित किया है,
सविषयक क्रियाएं और अन्य विषय। कुछ ऐसे ह्यूमन एक्शंस है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होती हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। ये विचार सही है। जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है जो व्यक्ति करना चाहता है उसे न करने में स्वतंत्रता निहित है। ये विचार गलत है। ऐसा जो है जेस मिल ने नहीं कहा कि जो व्यक्ति करना चाहे उसे न करने में स्वतंत्रता है। ये गलत विचार है। तो इस प्रकार जो है ये सही है। तो कथन 1 जो है वो सही है और कथन 2 जो है गलत है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में किसने भारतीय संसद में संवैधानिक रूप से लोकपाल की अवधारणा। ML सिंघवी लोकपाल की धारणा नहीं है। सिंघवी कमेटी जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। अशोक कुमार सेन जो है उन्होंने इस अवधारणा का प्रस्ताव किया था। शांति भूषण ने नहीं किया, अरुणा राय ने नहीं किया। तो अशोक कुमार सेन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट दिया गया है, थियोडोर जे लोबी द्वारा प्रस्तावित नीतियों के नाम दिए गए हैं अलग अलग। इसमें वितरक एवं पुनर्वितरक जो है वो बिल्कुल सही है। नियामक व सहघटक सही है। मौलिक व पर्यायकृत गलत है। वितरक एवं मौलिक गलत है। सहघटक एवं प्रक्रियात्मक गलत है। तो पहले 2 विकल्प जो है A और B जो है वो जो है प्रस्तावित नीतियों में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, 2 प्रकार की एक स्टेटमेंट दी गई है असर्शन और उसका कारण दिया गया है। अभिकथन दिया गया है कि जब तक इस दुनिया के राजा और राजकुमार में दार्शनिकता वाला स्वभाव व क्षमता नहीं होगी तब तक जो है नगर राज्य को बुराइयों से मुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। किसी राज्य में रिपब्लिक का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब मानव जीवन का प्रतिनिधित्व न्याय और शुभ के विचार पर रहते हुए शासन किया जाए। ये आर भी जो है सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है। यहाँ दार्शनिकता का विचार है, यहाँ रिपब्लिक का विचार है, तो दोनों में मैचिंग नहीं है। बोथ ए आर एंड करेक्ट, दोनों करेक्ट है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये जो है ये वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अधिकारों संबंधी अभिसमयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धा, ये 16 दिसंबर 1966 को हुई थी। 16/12/1966 और इसे जो है 1976 में लागू किया गया था। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी स्वरूपों के अपनयन पर अभिसमय, ये कन्वेंशन जो है 18 दिसंबर 18/12/1979 में यूएन की जनरल असेंबली ने ये पारित किया था। मानवाधिकारों पर अमेरिकी जो कन्वेंशन है वो 22 नवंबर यानी 22/11/1969 को हुई थी। और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा ये भी यूएन जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी। ये आप सभी को पता है, 10 दिसंबर 1948। इसे सभी वाकिफ है। अब ये घटनाओं का अगर हम क्रम जोड़ेंगे तो घटनाओं का क्रम जो है DACB वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न दिया गया, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में निर्णय दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन का उपबंध भारतीय संविधान की अनिवार्य विशेषता के अंतर्गत आता है। परीक्षार्थी आप सभी जानते हैं, न्यायिक जो पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक प्रकार से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि किसी राज्य या केंद्रीय विधानपालिका या कार्यपालिका द्वारा ऐसा कोई कानून निर्माण या आदेश पारित किया गया है जो भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको न्यायपालिका असंवैधानिकता के आधार पर रद्द कर सकती है। तो ये भारतीय संविधान की किस विशेषता के अंतर्गत आता है, कौन से केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया? SR बम्बई मामला, गोलकनाथ मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, इंदिरा साहनी मामला, ये जो है केसेज दिए गए हैं। तो ये केसेज जो है मिनर्वा मिल्स में दिया गया था। मिनर्वा मिल्स बनाम जो है यूनियन ऑफ इंडिया भारतीय संघ, ये 1980 में ये मुकदमे के संबंध में निर्णय दिया गया था।
कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो भारतीय संविधान का एक आधारभूत लक्षण है, और जो संशोधन के संबंध में आर्टिकल 368 सब क्लॉज इसकी 4 दी गई है, उसको कहा गया है कि ये विधि सम्मत नहीं है। तो मिनर्वा मिल्स केस में जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विचार सांस्कृतिक क्रांति के भाग हैं? सांस्कृतिक क्रांति के भाग जो है कौन से हैं? बच्चे नए समाज के मालिक मास्टर हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे भविष्य के प्रेरक चिन्ह हैं। भूमि सुधार हेतु तो माता निर्धन किसान ही मूल कारक होते हैं, उनके ऊपर ही विश्वास किया जाना चाहिए, ये भी सही है। सामंती अधीनता के अंतर्गत विवाह एक बर्बर है अमानवीय संस्थान है, ये बिल्कुल सही है। महिलाएं घरेलू कार्य हेतु ही नियत होती है, ये गलत है। तो ए, बी और सी जो है वो इसका सही विकल्प है। ए, बी और सी सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने संकल्प संख्या जो है 69/131 के माध्यम से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की थी? इंटरनेशनल लेवल पर जो है योगा डे को 21 जून जो सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन, तो ये 2015, 2014, 2016 और 2017 4 इसमें जो है विकल्प दिए गए थे। तो ये 2014 में किया गया था 69/131 संकल्प में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में किसे इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाम पुस्तक लिखी? ए.वी. डाइसी, जर्मी वोल्ड्रान, स्टीफन एम ग्रिफ और गॉर्डन स्कोल। तो ये पुस्तक जो है ए.वी. डाइसी के द्वारा लिखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में लोकपाल विधेयक पहली बार कब पुरस्थापित किया गया? पहली बार जो है ये 1971, 1968, 1968, 1969। इसका सही उत्तर जो है 1968 है। 1968 में जो है चौथी लोकसभा थी उस समय, चौथी लोकसभा, और श्रीमती इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी भारत की, तो उस समय जो है ये बिल जो है पेश किया गया था। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ही विल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। वह राज्यसभा के अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, बिल्कुल गलत है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति के सारे ही कर्तव्यों का निर्वहन करता है। वे राज्यसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। वे राज्यसभा अध्यक्ष को किसी वेतन भत्ते के हकदार नहीं होंगे, ये भी सही है। वे कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो पहला है, पहला विकल्प जो है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया था? तो इसका सही उत्तर 2016, 19, 2017, 2019, 2016, 2020। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 2016 है। 2016 में जो है यूनाइटेड किंगडम ने ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में कौन सही ढंग से सुमेलित है? इसमें पहला दिया गया डोकलाम ट्राई जंक्शन, ये भारत, चीन और भूटान के बीच का जंक्शन है। तीनों देशों की सीमाएं मिलती है। 21 अप्रैल 2090 को यहाँ पर जो है भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। ईस्टर डे आतंकी हमला श्रीलंका, ये भी सही मैचिंग है कि 2019 में जो है श्रीलंका के 3 चर्चों पर हमला हुआ था जिसमें 269 व्यक्ति जो है मारे गए थे। यूक्रेन नाटो, ये सही सम्मिलित नहीं है। इराक जीसीजी, ये भी सही सम्मिलित नहीं है। तो ए और बी जो है वो इसके जो है सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ श्रमिक संघ है और दूसरी तरफ जो है पार्टी संगठन दिए गए हैं, जैसे ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन। ये जो है
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल, मार्क्सवादी लेनिनवादी, एमएल का मतलब है मार्क्सवादी लेनिनवादी। दूसरा है भारतीय मजदूर संघ, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। और तीसरा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का मजदूर संगठन है। चौथा है लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, ये डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कजगम पार्टी का मजदूर संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जेंडर जो है वो कैसे प्रभावित करता है, ये पुस्तक जो है एम टिकनर ने लिखी थी। सिंथिया एलो गलत है, अरुंधति राय गलत है, हिलेरी क्लिंटन गलत है। एम टिकनर ने लिखा था, ये जो है नवंबर 1993 में लिखी थी ये पुस्तक, कि नारीवादी परिप्रेक्ष्य से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं कि नारीवादी दृष्टिकोण किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है। ओपन डोर पॉलिसी जो है निम्नलिखित में से किनसे संयोजित था? मिखाइल गोर्बाचोव की पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस, दो प्रकार की नीति थी, खुलापन और समायोजन। हो ची मिन की नीति नहीं थी, ये स्क्रबाज की नीति नहीं थी। डेंग जियाओपिंग की नीति थी ये, डेंग जियाओपिंग की। 1978 में ये माना गया है कि यूरोप और जापान की कंपनियों का जो है चीन में इस खुले द्वार की नीति के कारण जो है चीन के अंदर बहुत ज़्यादा निवेश बढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सही है? संरचनात्मक उपागम अर्थव्यवस्था व दक्षता पर केंद्रित होते हैं, बिल्कुल सही। मानवीय संबंध उपागम संगठन में कार्य करे लोगों के बीच संबंध होते हैं, बिल्कुल सही है कि आपस में लोगों का जो संबंध है वो मानवीय संबंधों को उत्पादित करता है। तीसरा है व्यवहारवादी उपागम प्रशासन के विकास दृष्टिकोण पर बल देता है, बिल्कुल गलत है, व्यवहारिक अध्ययन पर बल देता है। डी राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम आर्थिक विधियों एवं राजनीतिक समस्या के प्रारूपों के, ये भी बिल्कुल जो है सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है, ए, बी और डी। आगे जो है प्रश्न दिए गए हैं गद्यांश के रूप में, और वो उस गद्यांश को पढ़ करके उन प्रश्नों का उत्तर देना है। ये बिल्कुल आसान है, ये आप अपने ढंग से पढ़ करके अपने तरीके से भी दे सकते हो। उत्तर मैं साथ के साथ इनका थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। जैसे इसमें ये उत्तर जो है 4 वैश्वीकरण 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। इसमें जो सही उत्तर है वो ए और बी है। टेली माई पेंट्स पद जो है किस वैश्वीकरण से संबंधित है? इसमें ये विकल्प दिए गए हैं। इसमें सही विकल्प जो है वो 4.0 है, ये इसका सही विकल्प है। आगे फिर प्रश्न दिया गया है, विश्व की आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 2019 में से निम्न में किस देशों पर आयोजित हुई थी? ये जो है स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी। अगला इसमें प्रश्न दिया गया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। इसमें जैसे I6 जो है वो चीन से संबंधित है। वैश्वीकरण जो है जो 30 है उसको जो है नव वैश्वीकरण का है। G7 जो है वो इटली से संबंधित है। रिमोट वर्किंग का विकसित होना, ये वैश्वीकरण 4 की एक पहचान दिलाता हमें, तो इसका ये जो है सही विकल्प है। अगला प्रश्न दिया गया है इसमें गद्यांश के बारे में, 2 स्टेटमेंट दी गई है, उसके बारे में बताना है। तो इसमें जो सही है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये इसका जो है सही उत्तर है।
नेक्स्ट जो पैरे के अंदर प्रश्न दिया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। सुशासन के प्रमुख लक्षणों को पहचान करनी है। इसमें कौन कौन से लक्षण दिए गए हैं। इसमें समावेशिता सही है, और दूसरा जो है इसमें पारदर्शी उत्तरदायित्व ये भी सही है। अभियोजन वाला गलत है। केवल समाज की वर्तमान आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ये भी गलत है। ए और बी जो है इसका सही है। नेक्स्ट इसमें प्रश्न दिया गया है, एक कथन दिया गया है, साथ में उसका कारण दिया गया है। भागीदारी सुसूचित एवं संगठित होनी चाहिए, ये दिया गया है। इसमें बिल्कुल सही है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का अभिप्राय यह नहीं कि समाज का दुर्बल वर्ग निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंग होगा, ये भी सही है। लेकिन भागीदारी सुसूचित और संगठित होनी चाहिए, ये इसका उत्तर जो है ये नहीं है, क्योंकि ये जो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। अगला इसमें प्रश्न दिया गया है, गद्यांश के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से क्या सुशासन के संदर्भ में दक्षता की संकल्पना में संबंधित नहीं है, इसके बारे में बताना है ये। तो इसमें दिया गया है पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय उपयोग, समाज की मुख्य धारा से बहिष्करण, समाज के संदर्भ की संबंध। तो इसका सही प्रश्न है एक्सक्लूजन फ्रॉम मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, यानी समाज की जो मुख्य धारा उससे कटाव है, उससे निष्कासन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है गद्यांश के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अभिलक्षण सुशासन से संबंधित है। क्या संबंधित है सुशासन से संबंधित? निष्पक्ष विधिक रूपरेखा भी सही है, और निष्पक्षता भी सही है, अल्पसंख्यक वर्ग का संरक्षण भी सही है, लेकिन केंद्रीकृत न्यायपालिका तंत्र है ये सही नहीं है। तो ए बी सी जो है इसका सही विकल्प है। इसका लास्ट प्रश्न 100वें प्रश्न में क्या दिया गया गद्यांश के अकॉर्डिंग, पारदर्शिता की व्याख्या किस रूप में की जा सकती है। पारदर्शिता की व्याख्या किसके रूप में की जा सकती है? सूचना का प्रतिबंधित अभिगम, बिल्कुल सही है। नियम और विनियम के अनुसार निर्णय, सच्चरित्र पुलिस बल, और ये दिया गया समाज के विभिन्न हितों का हस्तक्षेप, ये व्यवस्था दी गई है। तो ये जो है पारदर्शिता की व्याख्या के अलग अलग जो है रूप दिए गए हैं। पारदर्शी का मतलब जो है प्रशासन में किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी से कार्य करें अपना, उसके बारे में ये प्रश्न दिया गया है। तो ये 100वां प्रश्न था, ये हमारा समाप्त हो गया 100वां प्रश्न। तो आज का ये नेट एग्ज़ाम 11 अक्टूबर 2022 का सेकंड पार्ट था, जिसमें 51 से लेकर के 100 तक जो प्रश्न थे उनका क्रमानुसार जो है व्याख्या सहित हल किया गया। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी प्रकार की क्वेरीज है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर कमेंट कीजिए। और हमारा अगला वीडियो जो है फिर एक नेट जो एग्ज़ाम है जो प्रीवियस ईयर के उसके सॉल्यूशन के साथ हम एक अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। आप सभी का धन्यवाद।